Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Friends, first and foremost, I would like to extend my greetings to you and happy Holi to you and your family. Today, we are going to analyze the editorial of 18th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Unhealthy Precedent. देखिए, अनहेल्दी का मतलब आप कह सकते हो डेट्रीमेंटल, हानिकारक, एंड प्रेसिडेंट का मतलब यहां पर हो गया उदाहरण, जिसका मतलब होता है एग्जाम्पल, यानी कि डेट्रीमेंटल एग्जाम्पल, जिसका मतलब हो गया एक तरीके से हानिकारक या रिस्की या जोखिम वाला उदाहरण। ऑन वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात कही है कि किस एज ग्रुप को लेकर, 12 से लेकर 14 ईयर का जो एज ग्रुप है उसके वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल बात की जा रही है कि 16 मार्च से जो 12 से 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले तो उसके बारे में जो पूरी एक प्रॉपर तरीके से स्टडी होनी चाहिए कि उसका बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या इम्पैक्ट नहीं रहेगा, उसका पूरा एक प्रोसीजर जो फॉलो किए जाना चाहिए उस प्रोसीजर को फिलहाल फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सरकार का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो थोड़ा बहुत जल्दबाजी दिखाई पड़ता है। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर जो एडिटोरियल है उसका टाइटल दिया गया अनहेल्दी प्रेसिडेंट। और जिस तरीके से सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर बिना कोई डिटेल स्टडी के, तो ये कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी प्रेसिडेंट है, एक जोखिम भरा एक मिसाल है या उदाहरण है। राइट। सो इंडिया मस्ट ट्राई, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए एंड वैक्सीनेट ऑल एज ग्रुप। बहुत जरूरी है कि सभी जो एज ग्रुप है उनको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, बट आफ्टर ड्यू प्रोसेस। लेकिन जो भी प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए ही किसी पर्टिकुलर वैक्सीनेशन को ऑथोराइज्ड किया जाना चाहिए, उसको यूज करने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। सबसे पहले प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द गवर्नमेंट डिसीजन, जो फिलहाल अगर देखा जाए सरकार ने जो डिसीजन लिया है टू बिगिन, क्या डिसीजन लिया है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है क्या, टू बिगिन टू स्टार्ट यानी प्रारंभ करने के लिए द कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब है टीकाकरण जो प्रोग्राम है, यानी जो 12 से 14 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है उन बच्चों को फिलहाल उनके लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी बात की गई है। तो सरकार ने उसका डिसीजन लिया है विद अ कोर्वोवैक्स। कोर्वोवैक्स उस वैक्सीन का नाम है जो कि बच्चों को दी जाएगी। तो फिलहाल सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो 12 से 14 साल के बच्चे रहेंगे उनको क्या दिया जाएगा, उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और सरकार ने ये डिसीजन लिया है कोर्वोवैक्स अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। और जो कोर्वोवैक्स नाम की जो वैक्सीन रहेगी बच्चों के लिए, उसके अंदर प्रोटीन रहेगा सब यूनिट वैक्सीन, यानी उसके अंदर जो प्रोटीन है जो क्या करेगा, बच्चों को इम्यून करेगा, जिससे कि वो कोविड का जो वायरस है उससे वो क्या कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, उससे वो फाइट कर सके। फ्रॉम मार्च 16, और ये 16 मार्च से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 12 से 14 साल के बच्चों के लिए। इज वेलकम, ये स्वागत योग्य एक स्टेप है। सरकार ने जो डिसीजन लिया है ये एक अच्छा डिसीजन है एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स। अगर ओवरऑल इंडिया के एफर्ट्स को देखा जाए, इंडिया ने जो प्रयास किया है टू एक्सटेंड, बढ़ाना, कवरेज क्षेत्र, यानी इंडिया ने क्या कोशिश की है, इंडिया ने अपने कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे कि क्या किया जा सके टू द स्कूल गोइंग पॉपुलेशन, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, उनको वैक्सीनेट किया जा सके, उनका टीकाकरण किया जा सके। इससे पहले सभी एज ग्रुप्स के बच्चों को या एडल्ट्स को सभी को टीकाकरण हो चुका है। सिर्फ 12 से 14 साल के जो बच्चे उनका भी टीकाकरण बाकी था, जो फिलहाल 16 तारीख से सरकार ने उसको भी स्टार्ट कर दिया है। बट इट ऑल्सो रेजेस सम कंसर्न्स। देखें,
प्रोग्राम स्टार्ट करना बहुत अच्छी बात है। वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम सरकार ने स्टार्ट किया है ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है, बहुत जरूरी था। लेकिन जो एक ड्यू प्रोसेस होती है, जो एक प्रोसेस होता है किसी भी वैक्सीनेशन को ऑथोराइज करने के लिए, उसका डाटा, उसकी एफिकेसी, ये सारी चीजों को स्टडी किया जाता है, तब उसको अथोराइज किया जाता है, तब उसको परमिशन दी जाती है यूज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए था उसको कहीं ना कहीं साइड लाइन किया गया है, उसको इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से कुछ सवाल उठते हैं, कुछ चिंताएं उठती हैं। वन इज द अर्जेंसी। और सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि अर्जेंसी का मतलब हेस्ट, जल्दबाजी। जो जल्दबाजी दिखाई गई है टू ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट का मतलब किसी को क्या कर देना, अलाउ कर देना। जो हरी झंडी दी गई है किसको, ये जो कोरोवैक्स नाम का जो वैक्सीन रहेगा 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, उसको ग्रीन लाइट दी गई है जल्दबाजी के अंदर। द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप, मतलब ये जो 12 से 14 साल का जो एज ग्रुप है जिसके अंदर कोरोवैक्स नाम की जो वैक्सीन दी जाएगी 12 से 14 साल के बच्चों को, तो कहीं ना कहीं उसको ग्रीन लाइट देते वक्त बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई गई है। विदाउट फर्स्ट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, किसी भी वैक्सीन को मतलब क्या होता है, उसको अलाउ करने के लिए नेशनल एडवाइजरी, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप उसको क्या करता है, उस पर्टिकुलर वैक्सीन को, उसकी डाटा और उसकी एफिकेसी को स्टडी करता है और उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इम्यूनाइजेशन, तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है वो क्या करता है, हुज एक्सपर्ट्स मैंडेट, मैंडेट का मतलब हो गया अथोराइजेशन, यानी जनादेश जिसको बोल सकते हैं, इज टू स्टडी वेरियस फैसेट्स, फैसेट्स का मतलब हो गया तथ्य, ओ वैक्सीन बिफोर क्लियरिंग इट फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी देश का जो टीकाकरण प्रोग्राम को हरी झंडी देने से पहले NTAGI वो क्या करता है, उसके जो वैक्सीनेशन होता है यानी वैक्सीन के सभी तथ्यों को स्टडी किया जाता है, जिसके तहत उसकी डाटा, उसकी एफिकेसी, उसके क्या उसके इफेक्ट्स रहेंगे, क्या उसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे, उन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद ही NTAGI क्या करता है, किसी वैक्सीन को क्लियर करता है। लेकिन इस बार जो NTAGI जो पर्टिकुलर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इसको कहीं ना कहीं उसके जो मैंडेट है उसको इस बार फिलहाल इग्नोर कर दिया गया, उससे किसी भी तरह का कोई फीडबैक नहीं लिया गया, जो कि इररिलेवेंट है, जो कि बहुत गलत है। उसका भी क्या लिया जाना चाहिए था, उसका भी फीडबैक लिया जाना चाहिए था। उसके बाद ही 12 से 14 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार ने स्टार्ट किया है उसको मंजूरी मिलनी चाहिए थी। Never before has the expert body been completely sidestepped, sidestep का मतलब उसको दरकिनार कर देना। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो एक्सपर्ट बॉडी है NTAGI, तो इसको पहले इस तरीके से साइडलाइन नहीं किया गया, इसको दरकिनार नहीं किया गया। इस बार इसके फीडबैक को नहीं लिया गया। टू क्लियर अ वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन को क्लियर करने के लिए, उसको अथोराइज करने के लिए NTAGI का सबसे पहले उसका फीडबैक लिया जाता है, उसका क्लियरेंस लिया जाता है और उसके बाद ही वैक्सीन को क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है, अथोराइज किया जाता है फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण प्रोग्राम के तहत। एंड बाय डूइंग सो has set an unhealthy precedent, और इस तरीके से सरकार ने वो जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो ना करके अपने आप में एक क्या कर दिया, अनहेल्दी प्रेसिडेंट। अनहेल्दी एक रिस्की, जोखिम भरा, प्रेसिडेंट का मतलब मिसाल या उदाहरण, तो कहीं ना कहीं सरकार ने क्या कर दिया, एक जोखिम भरा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, जिसके तहत उसने जो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए था किसी भी वैक्सीन को अथोराइज करने के लिए, उसको अलाउ करने के लिए, उसका पालन नहीं किया। ऑल्सो द डिसीजन, और जो फिलहाल जो डिसीजन लिया गया है टू यूज द न्यू कोविड वैक्सीन, जो बच्चों के लिए कोरोवैक्स नाम की जो वैक्सीन है उसको यूज किया जाएगा फर्स्ट ऑन चिल्ड्रन, पहली बार बच्चों की जो एज ग्रुप रहेगा 12 से 14 साल का जो एज ग्रुप है उसमें यूज किया जाएगा विदाउट वाइड स्प्रेड यूज। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर तक उसका भी यूज नहीं हुआ है। इन अडल्ट्स फर्स्ट कुड हैव बीन अवॉइडेड,
और उसको क्या किया जा सकता था, उसको अवॉइड किया जा सकता था। इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं थी जितनी जल्दबाजी सरकार ने दिखाई। इस जल्दबाजी को अवॉइड किया जा सकता था। सबसे पहले जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किया जाना चाहिए था, डाटा को स्टडी किया जाना चाहिए था, उसका कितना एफिकेसी है उसको स्टडी किया जाना चाहिए था, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उन सभी को स्टडी करने के बाद ही जो कोर्बोवैक्स, जो कि 12 से 14 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाना चाहिए था, उसको मंजूरी मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार ने उस ड्यू प्रोसेस को इग्नोर करके, NTAGI की फीडबैक को इग्नोर करके एक कहीं ना कहीं एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इतनी जल्दबाजी सरकार को नहीं दिखानी चाहिए थी। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, इंडिया यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके बाद अपने मस्ट ट्राई यूज किया। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है और उसके बाद अपने V1 यूज कर लिया। द गवर्नमेंट्स डिसीजन पहले देखते हैं। देखो डिसीजन यहाँ पे डाउन हो गया वैसे आपका, और जो गवर्नमेंट है यहाँ पर देखो अपने अपोस्ट्रोफी एस लगाए जो कि पोजीशन बता रहा है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया डिसीजन, तो यहाँ पर देखो इसका मेन वर्ब यहाँ पे इज दिया है। टू एक्सटेंड 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। विदाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद देखो आपने सीकिंग यूज कर लिया जो कि V1+ing जो कि जीरेंड है आपका। देखिए एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन एक पर्टिकुलर एक ग्रामर कंसेप्ट होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, जब आप जनरली कोई भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क बाद में लगाना होता है। लेकिन जब कभी आप कोई सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट करते हो और सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसको चेंज कर देते हो, आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को, हेल्पिंग वर्ब से स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हो लेकिन बाद में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, तो उसको आप इन्वर्जन केस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर नेवर एक एडवर्ब हो गया, उससे आपने क्या किया, क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। यहाँ पर हैज से देखो, हैज the expert body been completely sidestep, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं है, तो ये आपका इन्वर्जन केस हो गया। अब बात आती है has the expert body been completely sidestep। देखो has been sidestep ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, राइट। could have been avoided, जब आप पास्ट इमेजिनेशन करते हो और पास्ट इमेजिनेशन के अंदर कैपेसिटी बताते हो कि ऐसा हो सकता था, तो could have +V3 होता है एक्टिव केस में, लेकिन अगर पैसिव होगा तो बीन भी यहाँ पर लग जाएगा, तो इस वजह से कुड हैव बीन अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया जा सकता था। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। ट्रू प्रोटीन, और जो फिलहाल जो प्रोटीन की बात की जा रही है, जो प्रोटीन किसके अंदर है, कोर्बोवैक्स नाम का जो वैक्सीन है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, जो प्रोटीन है जो कि सब यूनिट वैक्सीन आर जनरली कंसिडर्ड सेफ। हालांकि जो प्रोटीन जो बच्चों को दिया जाएगा, सब यूनिट वाला जो प्रोटीन की बात की जा रही है, हालांकि बच्चों के लिए वो हेल्दी है, सेफ है, सुरक्षित है फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप के लिए। बट दे कैन नॉट बी रीजन टू बिगिन वैक्सीनेटिंग यंग चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन मतलब ये जो प्रोटीन है ये हेल्दी है, यही सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती कि बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाए। पहले उसका एक प्रॉपर तरीके से उसका डिटेल स्टडी होना चाहिए, उसके बाद उसको अलाउ किया जाना चाहिए। एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट सीन, और मान लो कि बच्चों का जो अभी फिलहाल अगर देखा जाए, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद में क्या दिखाई पड़ते हैं, हमें सीरियस इफेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो गंभीर प्रतिक्रिया हमें दिखाई पड़ती है वैक्सीन की। वंस दी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिगिंस, जैसे ये टीकाकरण प्रोग्राम है स्टार्ट होता है और उसके बाद अगर उसके वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, तो माइट कोज वैक्सीन हेजिटेंसी। तो इससे क्या होगा, हेजिटेंसी, लोगों के अंदर एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाएगा, अविश्वास पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है अगर बच्चों के ऊपर साइड इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे तो जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको साइड इफेक्ट दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन वो क्या कर देगी, एक तरीके से अविश्वास पैदा कर देगी बच्चों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर वैक्सीन को लेकर। एंड जेपरडाइज, जेपरडाइज का मतलब होता है इन डेंजर करना, खतरे में डाल देना द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो टीकाकरण प्रोग्राम है इसको क्या कर देगी, खतरे में डाल देगी, यूजिंग अदर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। और कहीं ना कहीं
मतलब जो बच्चों के लिए दूसरा, फिर क्या करना पड़ेगा, बच्चों के लिए दूसरी वैक्सीन को यूज करना होगा। तो इससे पहले क्या होगा, वैक्सीन को यूज करने से पहले उसका जो डिटेल स्टडी होना चाहिए उसकी एफिकेसी के बारे में, और जो लोगों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर उसको क्या किया गया है, उसको यूज किया गया है ट्रायल के तौर पर, उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया है, वो सारी चीजें डिटेल स्टडी होना चाहिए। उसके बाद उसको उसको अलाउ किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। इट इज परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब हो गया तो वैसे बहुत ज्यादा शॉकिंग, चौंका देने वाला। ये बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है दैट कोवैक्सीन, जो कि अडल्ट्स के लिए यूज की गई थी, विच हैज बीन यूज्ड फॉर इम्यूनाइजिंग अडल्ट्स, यानी अडल्ट्स को इम्यून करने के लिए, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कोवैक्सीन को यूज किया गया था। एंड अडोलसेंट्स, यानी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोवैक्सीन को यूज किया गया है। एंड हुज सेफ्टी प्रोफाइल, और अगर कोवैक्सीन के सेफ्टी प्रोफाइल को अगर देखा जाए, नाउ नॉन, अब वो सभी के सामने जग जाहिर है उसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, हैज बीन एक्सक्लूडेड फॉर चिल्ड्रन इन दी 2014 एज ग्रुप। और कोवैक्सीन को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। मतलब एक ऐसी वैक्सीन जो कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, या फिर उससे ऊपर के एज के जो लोग थे जिनको ये कोवैक्सीन दिया गया था, जिसका प्रोफाइल अभी फिलहाल जग जाहिर था, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, उस पर्टिकुलर वैक्सीन को 12 से 14 साल के बच्चों को दिया जाना चाहिए था। उस पर्टिकुलर वैक्सीन को एक्सक्लूड कर दिया गया, और कोर्बोवैक्स जो कि फिलहाल जिसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं की गई है, उसको ऑथोराइजेशन मिला है बच्चों के लिए यूज के लिए, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन नहीं है सरकार का, जल्दबाजी दिखाई गई है। अर्लियर कंसर्न वर रेज्ड, हालांकि जिस टाइम कोवैक्सीन को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बहुत सारी चिंताएं उस टाइम भी उठाई गई थी अबाउट द एब्सेंस ऑफ एफिकेसी डाटा, क्योंकि उस टाइम भी कोवैक्सीन को लेकर उसका जो एक एफिकेसी डाटा होना चाहिए था कि किस तरीके से ये जो वैक्सीन है कितनी एफिशिएंट है, कितनी कारगर है लोगों के लिए, तो वो डाटा उपलब्ध नहीं था उस टाइम। तो कोवैक्सीन को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं जताई गई थी। एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, जिस टाइम कोवैक्सीन को अप्रूवल मिली थी, सहमति मिली थी यूज करने के लिए बाय द इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर, ये वो पर्टिकुलर बॉडी है जो कि किसी भी ड्रग को क्या करती है, ग्रांट करती है। तो इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने उस टाइम कोवैक्सीन को क्या किया था, अलाउ किया था। एंड अबाउट इट्स इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब शामिल करना इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और जिस टाइम कोवैक्सीन को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया था, तो उस टाइम बहुत सारी चिंताएं थी कोवैक्सीन की एफिकेसी को लेकर। लेकिन जैसे जैसे हमने इसको यूज किया, उसके बावजूद हमें अभी फिलहाल हमारे पास एक बहुत अच्छा डाटा है, डिटेल स्टडी है, उसकी एफिकेसी के बारे में हमें पता है। तो एक अच्छा डिसीजन फ्रॉम मिड जनवरी 2021, और ये जो कोवैक्सीन को शामिल किया था वो जनवरी के बीच में उसको शामिल किया गया था। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कोवैक्सीन एक बहुत अच्छा यूज हो सकता था बच्चों के लिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है। विच आर्ग्यूबली, आर्ग्यूबली का मतलब एक तरीके से स्पष्ट तौर से लेड टू वैक्सीन हेजिटेंसी इन द बिगनिंग। और फिलहाल अगर देखा जाए जिस टाइम कोवैक्सीन को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम लोगों का उस पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इसको कम से कम अभी 1 साल से ज्यादा का हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आसपास हो गया है। तो अब लोगों का जो एक हेजिटेंसी थी वैक्सीन को लेकर, वो हेजिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। और हमारे पास डिटेल स्टडी है, एफिकेसी डाटा है, कितने इफेक्ट्स हैं, कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हमारे पास वो डाटा है। तो कहीं ना कहीं कोवैक्सीन को 12 से 14 साल के एज ग्रुप के लिए यूज किया जा सकता था, लेकिन कोरोवैक्स को यूज किया गया, जो कि जिसके जिसके लिए मतलब हमारे पास फिलहाल उसका कोई डिटेल स्टडी नहीं है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार का गलत गलत डिसीजन को दिखाता है। नो लेसन सीम्स टू हैव लर्न, और जो मतलब पास में हमने जो गलतियां की थी उससे किसी भी तरह का कोई सबक फिलहाल नहीं लिया गया है। पहले भी अगर देखा जाए जो एक डिटेल स्टडी होनी चाहिए थी किसी वैक्सीनेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको नहीं किया गया। आज भी वही मिस्टेक को दोहराया जा रहा है। कोरोवैक्स जो कि सब यूनिट है प्रोटीन की, उसको बिना कोई उसकी एफिकेसी डाटा के बच्चों के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अपने आप में गलत है। ग्रीन लाइटनिंग, ग्रीन लाइटिंग का मतलब है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए परमिशन देना।
कोरोवैक्स फॉर चिल्ड्रन इन दी 12-14 एज ग्रुप। और फिलहाल 12 से 14 साल का जो एज ग्रुप है बच्चों का, कोरोवैक्स नाम का जो वैक्सीन है उसको ग्रीन लाइट मिल गया, उसको अलाउ कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास फिलहाल उसके लिए एफिकेसी डाटा नहीं है। इवन डाटा ऑन सेफ्टी, immunogenicity and efficacy have not been found, made available even as preprint। और हालांकि अगर देखा जाए कोरोवैक्स जो कि बच्चों के लिए एक वैक्सीन है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, उसका जो डाटा है, कितने लोगों के ऊपर इसको आजमाया गया, उसकी सेफ्टी क्या है, कितने वो सुरक्षित है, इम्यूनोजेनेसिटी जिसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उसकी, एफिकेसी का मतलब हो गया उसकी सक्षम कितनी है, वो कितनी प्रभावकारी है वो, हैव नॉट बीन मेड अवेलेबल। और ये सारी चीजें फिलहाल अवेलेबल नहीं है एज प्रीप्रिंट। प्रीप्रिंट क्या होता है देखें, अ डॉक्यूमेंट इन इश्यूड बिफोर पब्लिकेशन, जिसको आप डिस्क्लेमर बोल सकते हो एक तरीके से। इट्स नॉट पीयर रिव्यूड, और ना ही उसका कोई डिटेल्ड स्टडी किया गया, उसको रिव्यू किया गया है। इज इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब हो गया इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। और इस फिलहाल सिचुएशन को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो इस कोरोवैक्स को लेकर एक डाटा है हमारे पास, सेफ्टी उसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये डाटा हमारे पास नहीं है, वो कितना इम्यूनोजेनिसिटी की अगर बात की जाए, कितना वो रेजिस्टेंस देगी बच्चों को, उसका पता नहीं हमें, एफिकेसी हमें नहीं पता वो कितनी प्रभावकारी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर वैक्सीन को क्या कर दिया गया है, कोरोवैक्स नाम की जो वैक्सीन है बच्चों के लिए, उसको अलाउ कर दिया गया है, जो कि अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है, इनएक्सप्लिकेबल है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है जिसको समझना मुश्किल होता है। ये जो फिलहाल की सिचुएशन है, विच कैन नो लॉन्गर बी डिस्क्राइब्ड एज एन इमरजेंसी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल कोई ऐसा नहीं था कि एक इमरजेंसी बनी हुई थी, आपातकालीन की एक स्थिति बनी हुई थी जिसकी वजह से हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम क्या करें, हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सरकार के पास इनफ टाइम था जिसके तहत वो उसकी डिटेल स्टडी कर सकती थी, और उसके बाद एफिकेसी डाटा को इकट्ठा करने के बाद कोरोवैक्स को क्या किया जाना चाहिए था, इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उस ड्यू प्रोसेस को इग्नोर करके जल्दबाजी दिखाई है, जो कि कहीं ना कहीं गलत एक तरीके से इंपैक्ट करेगी बच्चों को बाद में जाकर। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो वैक्सीन आपका प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर R प्लस V3 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देखिए विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका एंटीसीडेंट हो गया। कोवैक्सीन यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट है, और जो कि सिंगुलर है इसलिए आपने हैज बीन यूज्ड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देखिए बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होता है रेंज बताने के लिए, या फिर आप फ्रॉम और टू को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एरर जनरली क्या दिया जाता है, ये बिटवीन के साथ यहाँ पे टू लगाकर दे दिया जाता है, जो कि इनकरेक्ट होता है। कंसर्न्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे देखो वर रेज्ड आपने यूज कर लिया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू हैव बीन लर्न्ड, देखो वैसे टू हैव को अगर देखा जाए तो इन्फिनिटिव केस हो गया, उसके बाद बीन लर्न्ड जो कि आपका इन्फिनिटिव परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। द फोर्थ नेशनल सेरो प्रिविलेंस। देखो द फोर्थ यानी चौथा नेशनल राष्ट्रीय सेरो प्रिविलेंस। देखो पहले हमें समझते हैं सेरो प्रिविलेंस क्या है। देखो सेरो प्रिविलेंस का मतलब यहाँ पे यूज के, प्रिविलेंस का मतलब होता है फैला हुआ होना चारों तरफ। सेरो क्या था, एक पर्टिकुलर सर्वे था जिसके तहत मतलब लोगों को, सभी लोगों का क्या किया गया था, एक सर्वे किया गया था। उस सेरो जो सर्वे हुआ था उसके अंदर इस बात का पता लगाना था कि कितने लोग कोविड के इंपैक्ट के अंदर आए, और कितने लोगों के अंदर क्या है जो कोविड से रिलेटेड जितने भी एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो डेवलप हो चुकी हैं। तो ये साफ साफ बताता है, सेरो प्रिविलेंस ये बताता है कि कितने लोगों की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्या हो चुकी है, कोविड को लेकर डेवलप हो चुकी है। यानी ये साफ साफ बताता है कि उन लोगों का
जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप हो चुका है कोविड के अगेंस्ट। तो द फोर्थ नेशनल सेरो सर्वे prevalence survey that was done soon after the deadly second wave peaked, और जिस टाइम कोविड की दूसरी लहर थी जो कि बहुत ज्यादा डेडली थी, डेट्रीमेंटल थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जानलेवा थी, और जिस टाइम वो कोविड का सेकंड डोर था, सेकंड लहर थी जो पीक पर थी, शिखर पर थी, रिवील का मतलब उजागर करना, दैट 67.6% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 67.6% के आसपास का जो पॉपुलेशन था अबाउट 10 ईयर्स, 10 साल से ऊपर की बात की जाए, had antibodies against the virus। तो ये साफ साफ दिखाता है कि 67.6% लोग, जो भी 10 साल से ऊपर के लोग थे, उनके अंदर एंटीबॉडीज पाई गई थी वायरस के अगेंस्ट। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो कोविड के इंपैक्ट के अंदर आए थे और उनकी बॉडीज एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन 12 to 14 एज ग्रुप, और स्पेसिफिकली अगर 12 से 14 साल के बच्चों का हम स्टडी करें, वुड हैव बीन इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द थर्ड वेव। और अगर हम देखा जाए जो तीसरी लहर थी कोविड की, तो अगर 12 से 14 साल के बच्चों का हम पता लगाएं कि कितने परसेंट जो बच्चे थे 12 से 14 साल के जो कि तीसरी लहर के अंदर इन्फेक्टेड हुए होंगे बाय द एक्सट्रीमली इन्फेक्टिशियस, इन्फेक्टिशियस का मतलब जो बहुत ज्यादा फैलने वाला होता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि कोविड का वेरिएंट था। और तो कितने परसेंट जो बच्चे हैं 12 से 14 साल के जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था कोविड का उससे इन्फेक्टेड हुए होंगे, माइट बी स्टैगरिंग हाई, माइट बी स्टैगरिंगली मतलब हो गया इनॉर्मसली, बहुत बड़े स्तर पर हाई। तो ये नंबर कहीं ना कहीं शॉकिंग हो सकता है, 12 से 14 साल के बच्चे जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हुए होंगे, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। इफ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड to be much less likely to suffer from severe disease and death। और अगर इन केस बच्चों को देखा जाए, बच्चे क्योंकि अगर कंपेरेटिवली अगर स्टडी किया जाए तो जो बच्चे हैं वो बच्चों के अंदर क्या था, जो सीवियरिटी थी मतलब जो कोविड को लेकर जो एक बहुत जोखिम बना हुआ था, एक डेथ का जोखिम बना हुआ था, वो बच्चों के मुताबिक अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर वो कम देखने को मिला। The high seroprevalence in this age group even before the third wave was makes it even harder to fathom। और बच्चों के अंदर अगर ये थर्ड वेव के अंदर अगर देखा जाए जो आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है, और बच्चों के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी थी, बहुत बड़ा जो एक नंबर था बच्चों के एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया था, तो इस वजह से मेक्स इट इवन हार्डर टू फैथम। फैथम का मतलब हो गया एक तरीके से कम टू अंडरस्टैंड, ये समझना। The urgency shown by the government to vaccinate the subset of children। तो फिलहाल अगर देखा जाए 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को इतनी जल्दबाजी के साथ करना, ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चों का अगर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुका था तो हमारे पास इनफ टाइम था कि उस पर्टिकुलर वैक्सीन को स्टडी किया जा सकता था, उसकी एफिकेसी को स्टडी किया जा सकता था, उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट को स्टडी किया जा सकता था, और उसके बाद ही उसको अलाउ किया जाना चाहिए था। लेकिन ये ड्यू प्रोसेस कहीं ना कहीं फॉलो नहीं की गई। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, और कोई भी मतलब एविडेंस होना चाहिए हमारे किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले। मेकिंग शुड नॉट बी जेटिसेंड। जेटिसेंड का मतलब होता है थ्रोन अवे, मतलब जो एविडेंस बेस्ड स्टडी जो होनी चाहिए थी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो होनी चाहिए थी, जो कि किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए कि कितनी कारगर है ये पर्टिकुलर वैक्सीन। लेकिन इस तरह की पॉलिसी को, इस तरह का पूरा का जो प्रोसीजर है उसको जेटिसेंड नहीं करना चाहिए, उसको साइड या दरकिनार नहीं करना चाहिए, उस ड्यू प्रोसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसको फॉलो किया जाना चाहिए। इवन इफ और रादर स्पेसिफिकली अ पेंडेमिक इज रेजिंग, और खास तौर पर चाहे हो या ना हो, अगर महामारी है जो रेजिंग कर रही है, जो कि अगर अभी भी उग्र है, तो उस चाहे वो हल्की हो चाहे वो उग्र हो, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है उसके अंदर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरह की जल्दबाजी सरकार ने दिखाई है, तो उसने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज के सामने, तो ये जल्दबाजी सरकार को नहीं दिखानी चाहिए थी, राइट।
तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। इट वाज वंडरफुल आर्टिकल एंड द टोन ऑफ दिस आर्टिकल वाज सजेस्टिव। इसका जो टोन था वो सजेस्टिव आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ द लास्ट स्लाइड। देखिए, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उससे पहले आपने सर्वे यूज किया जो कि आपका एंटीसीडेंट है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। सर्वे आपका सिंगुलर है, तो देखो यहाँ पे वाज डन, इसलिए आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। ये देखो हु भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और उससे पहले ग्रुप आपको दिया एंटीसीडेंट, और वुड हैव बीन इन्फेक्टेड, देखो ये आपका हो गया इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन। वुड हैव प्लस V3 होता है एक्टिव केस में, लेकिन पैसिव केस में आपने देखो हैव के बाद बीन भी लगाया है, राइट। माइट बी स्टैगरिंगली हाई, माइट आपका वैसे वेरी लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आपने बी प्लस ये हाई यूज कर लिया जो कि आपका एडजेक्टिव है। और स्टैगरिंगली का मतलब हो गया इनॉर्मसली, बहुत ही बड़े स्तर पर आपको बोल सकते हो। हैव बीन फाउंड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया बी का, और उसके बाद आपने फाउंड यूज किया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू फैदम, फैदम का मतलब होता है कम टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। शुड नॉट बी जेटिसन, देखो शुड नॉट आपका एडवाइस देने के लिए यूज होता है, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.